सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज आकाश चोपड़ा एंड आज हम चालू करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट से, दैट इज ऑल्टरनेटिव्स इन्वेस्टमेंट, जिसका आज जो है पार्ट 1 होने वाला है। और उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं रीडिंग नंबर 30, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कमोडिटीज एंड द कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसको जो है पूरा हम जो है आज देखेंगे। साथ ही साथ हमारी एथिक्स की सीरीज जो है वो भी चल रही है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट भी जो है वो देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट कर दी है, इक्विटी की भी लगभग जो है वो होने वाली है कंप्लीट। तो आप ये सब्जेक्ट्स के जो है अगर सीएफए लेवल 2 अगर आप देख रहे हैं और या देने वाले हैं, तो आप श्योरली जो है उस वॉच लिस्ट को एक बार रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चालू करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 30। उसके अंदर जो पहला है दैट इज इंट्रोडक्शन एंड द थ्योरीज ऑफ रिटर्न। ठीक है, लेट मी चेक। यस, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड थ्योरीज ऑफ रिटर्न के अंदर सबसे पहले आता है फंडामेंटल एनालिसिस। सो सप्लाई एंड डिमांड शॉक्स अफेक्ट द कमोडिटी प्राइस। फंडामेंटल एनालिसिस सीक्स टू प्रेडिक्ट दीज शॉक्स। ठीक है, तो इसके अंदर बोलना चाह रहा है कि सप्लाई एंड डिमांड की वजह से क्या होता है, जो कमोडिटी की प्राइसेस जो है वो चेंज होती है। ये जो सारी चीजें हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन या जो चीजें बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी जो है अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या-क्या जो इनपुट्स एंड टूल्स हैं वो बता रखे हैं कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं या फिर क्या-क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है अनाउंसमेंट्स। गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसी प्रोड्यूस फोरकास्ट व्हिच कैन बी यूजफुल फॉर एनालिस्ट इन देयर मॉडल। ठीक है, तो गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी अगर कोई नए फोरकास्ट लेकर आ रहे हैं, तो उसकी मदद से हम जो है अपना फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट इज कंपोनेंट एनालिसिस। डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कमोडिटी क्लास आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कमोडिटी। इस जैसे जैसे इसने कंपोनेंट बता रखा है, जैसे जेट फ्यूल, डीजल, गैसोलीन, लुब्रिकेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रूड ऑयल। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई, फोरकास्ट ऑफ द कंपोनेंट्स एंड देन फाइन ट्यून द फोरकास्ट ऑफ द एग्रीगेट। ठीक है, तो इससे हम जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। थर्ड इज टाइमिंग इश्यूज। इनकॉर्पोरेटिंग एनी सीजनलिटी and previously observed logistical issues can refine estimates of the demand and supply. Like previously इस सीजन में कुछ भी अगर कुछ उगता होगा, ठीक है, ग्रो होता होगा, तो पिछली बार कुछ इश्यू फेस हुए होंगे, तो इस बार भी जो है इश्यू फेस हो सकता है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है शॉर्ट हो जाएगी एंड फिर जो है उसकी प्राइस जो है बढ़ जाएगी। इस हिसाब से जो है वो डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर सच एज इन्फ्लेशन, भाव बढ़ना, राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स may trigger an increase in the demand for the commodities. Low interest rates may increase the capital spending and therefore the demand for the commodities in the intermediate term. तो थोड़े समय के लिए क्या हो जाएगी, जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर कमोडिटीज जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू सेक्टर्स। जैसे एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आता है, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आता है। फिर आता है मेटल्स के अंदर एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, लीड, टिन, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, प्रीशियस मेटल्स के अंदर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आ जाएगा। ग्रेन्स के अंदर व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन एंड राइस आ जाएगा। फिर सॉफ्ट क्रॉप्स के अंदर कॉफी, शुगर, कोको एंड कॉटन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर लाइव स्टॉक के अंदर हॉग्स, शीप, कैटल एंड पोल्ट्री आ जाएगी। फिर इसके अंदर एनर्जी सेक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो बात कर रखी। ऐसे जो ये सारी जो सेक्टर है ना, ये 1, 2 एंड यहाँ पर 4, 6 सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कब इसकी डिमांड जो है बढ़ती है या कुछ सीज़नैलिटी होती है या नहीं होती है। ठीक है? सो द एनर्जी सेक्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं। इट इज़ द सेक्टर विद द ग्रेटेस्ट मार्केट वैल्यू एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द डिफरेंट कंट्रीज एंड द डिफरेंट रीजन्स। ठीक है? तो एनर्जी सेक्टर में पता ही कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसकी जो डिमांड है सबसे ज़्यादा हो रही है एंड इसकी जो मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। फिर आता है हमारे पास क्रूड ऑयल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, जो ये एनर्जी सेक्टर के अंदर जो हम क्रूड ऑयल देख रहे हैं। सो क्रूड ऑयल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट ऑयल एंड स्वीट ऑयल आर लेस कॉस्टली टू रिफाइन, तो इसको रिफाइन करने में कम खर्च आता है। देयरफॉर दे सेल एट अ प्रीमियम रिलेटिव टू हेवियर और हायर सल्फर क्रूड ऑयल्स। ठीक है, तो ये थोड़े महंगे भाव में बिकते हैं क्योंकि इसका जो खर्चा आता है रिफाइनरी का बहुत ही कम आता है। फिर आता है इकोनॉमिक साइकिल्स आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर ऑयल व्हिच इज हायर ड्यूरिंग एक्सपेंशंस व्हेन क्रेडिट इज वाइडली अवेलेबल एंड कैन डिक्रीज शार्पली व्हेन द कॉन्ट्रैक्शंस लीड टू द रिडक्शंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो अगर कोई एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, अगर इकोनॉमिक साइकिल में कहीं न कहीं एक्सपेंशन हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो है डिमांड फॉर ऑयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका जो है उल्टा हो जाएगा। अ, अगर डिमांड नहीं रही तो इकोनॉमिक साइकिल जो है बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड में रही तो। ठीक है? फिर आता है पॉलिटिकल रिस्क इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ऑयल सप्लाई, जैसे अभी हो रहा है ईरान एंड यूएसए की वजह से।
ठीक है। सो ओवर हाफ ऑफ द क्रूड ऑयल supply comes from countries in the Middle East and conflict there can reduce supply dramatically। तो अभी जैसे पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए, क्यों बढ़े? क्योंकि वहां से जो हमारी सप्लाई है कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट हो रही है। फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखा है कि गैसोलीन, हीटिंग ऑयल एंड जेट फ्यूल जो है वो होते हैं, उसको हम शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा लंबे समय के लिए जो है स्टोर नहीं कर सकते। सो अनलाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस कैन बी यूज जस्ट एज इट कम्स आउट ऑन द ग्राउंड विद द वेरी लिटिल प्रोसेसिंग। तो नेचुरल गैस को जो है जैसे ही वो निकलती है उसको हम यूज जो है आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम उसके अंदर प्रोसेसिंग जो है वो करनी रहती है। फिर आ जाते हैं कोल्ड विंटर्स, जब ठंड के समय में, विंटर्स तो कोल्ड ठीक है, सर्दियों के समय में जो डिमांड जो है हीटिंग फ्यूल की जो है वो कहीं न कहीं बढ़ जाती है। समर्स के अंदर जो डिमांड है फॉर द गैस, हॉट समर्स इंक्रीज़ द डिमांड फॉर गैस एज़ वेल फॉर कूलिंग बिकॉज़ गैस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक है? तो ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये बता रखा है विंटर के समय जो है वो गैस की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है फॉर हीटिंग फ्यूल गर्मी के लिए, एंड गर्मी के सीजन में गैस की डिमांड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि फॉर कूलिंग बिकॉज गैस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करने के लिए जो गैस है वो कहीं ना कहीं लगती है। दोनों सीजन है उसको तो मिला के लग रही है, इतना इंपॉर्टेंट जो है वो रख सकते हैं दिमाग में। डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल मेटल्स इज प्राइमरीली टाइड टू द जीडीपी ग्रोथ एंड द बिजनेस साइकिल। ठीक है? तो अगर बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपेंशन फेज़ में है कंट्री, बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही है, तो आपको जो मेटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लगेंगे। सो बिकॉज़ दीज़ आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस एंड द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेन्स। ग्रेन्स जो है पूरे साल जो है उसको ग्रो कर रहे होते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और ऑल्दो मल्टीपल क्रॉप्स इन अ सिंगल ईयर आर पॉसिबल इन सम एरियाज़, द रिस्क टू ग्रेन सप्लाई आर द यूजुअल। अगर बारिश हो गई या फ्लड बहुत ज़्यादा आ गए, पेट्रोल या डीज़ल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, या फिर कोई पेस्ट अटैक हो गया, कोई डिसीज़ेज़ आ गई, तो उस वजह से क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो उस वजह से क्या हो सकता है, ग्रेन जो है उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर आता है प्रीशियस मेटल। तो प्रीशियस मेटल जो है हम यूज़ कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉर ज्वेलरी, मोस्टली तो ज्वेलरी के अंदर फॉर रिटेल कंजम्पशन, एंड कैन बी स्टोर इंडेफिनिटली। तो जैसे गोल्ड एंड सिल्वर जो है हम अभी तक अगर किसी के पास हो तो वो क्या है, अभी तक रख ही रहा है। ठीक है? एंड हैज प्रोवाइडेड द हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन रिस्क ऑल्सो। तो अगर हमने देखा था कि लाइक 2020 से अभी 2026 स्टार्टिंग तक भी जो है गोल्ड सिल्वर जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ा था। फिर आते हैं हमारे पास livestock. Livestock supply depends on the price of the grain, which is the primary input in its production. When increasing grains price increase the cost of feeding livestock, ठीक है, the rate of slaughter also increases, which leads to decrease in the price. Such a drawdown in population can result in the subsequent increase in the price over time। ठीक है? तो अगर ग्रेन के भाव जो है अगर वो बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ फीडिंग जो खिलाना होता है बकरियों को या जो भी है उसके अंदर आते हैं एनिमल्स, ठीक है? तो वो जो कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, और अगर कॉस्ट बढ़ जाता है तो फिर द रेट ऑफ जो स्लॉटर है, आप समझ रहे हो, लाइक मैं बताना नहीं चाहता, वो जो है बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है इसकी। फिर आता है सॉफ्ट। सॉफ्ट रेफर्स टू कॉटन, कॉफी, शुगर एंड कोकोआ व्हिच आर ऑल ग्रोन इन द वार्मर क्लाइमेट्स ऑफ द लोअर लैटिट्यूड्स। जस्ट एज विद ग्रेन्स, वेदर इज द प्राइमरी फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्राइस। ठीक है? तो बट डिसीज इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एज वेल। तो इसको सारे जो वार्मर क्लाइमेट्स में इसको हम जो है वो ग्रो कर सकते हैं, किसको? कॉटन, कॉफी, शुगर, कोकोआ, इन सबको। फिर आता है कंपेयर द लाइफ साइकिल ऑफ द कमोडिटी सेक्टर फ्रॉम प्रोडक्शन थ्रू ट्रेडिंग और कंजम्पशन। द लाइफ साइकिल ऑफ क्रूड ऑयल बिगिंस विद द टाइम इट टेक्स टू ड्रिल अ वेल। तो हम जब वेल को जो है इसको ड्रिल कर रहे होते हैं एंड एक्सट्रैक्ट द क्रूड, तभी से जो है इसकी लाइफ साइकिल जो है वो चालू हो जाती है। आफ्टर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, क्रूड ऑयल इज टिपिकली स्टोर्ड फॉर नो मोर देन अ फ्यू मंथ्स। तो ज्यादा महीने के लिए उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इसको रिफाइन करने की इनटू वेरियस फ्यूल्स लाइक गैसोलीन, हीटिंग ऑयल एंड डीजल एंड जेट फ्यूल। ठीक है? नेचुरल गैस जो हमने ऊपर भी देखा था उसके अंदर जो है बहुत ही कम प्रोसेसिंग जो है वो लगती है। इंडस्ट्रियल मैटर्स हमने ऊपर देखा था कि इसको हम बहुत ज्यादा टाइम तक जो है इसको होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू कैपेसिटी और द फैसिलिटीज when capacity utilization and earnings are high can result in the additional capacity coming online or at past the peak of economic cycle। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको मैं हटा देता हूँ। फिर आता है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन टाइम्स वेरी विद द एनिमल साइज। तो एनिमल साइज के ऊपर जो है वो जो प्रोडक्शन इनका डिफर करता था।
फिर नेक्स्ट है, जैसे इसका एग्जांपल या कुछ आप क्वेश्चन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो बेसिक सा जो अपने पास ज्ञान है ना, उसी से हम जो उसके आंसर जो है वो दे सकते हैं। ऐसा इतनी रीडिंग करने की जो ये पूरा-पूरा पैराग्राफ है, इतनी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहीं न कहीं इसको जो है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है उसको मैंने मार्क कर रखा है, एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको फिर मैंने मेरे को लगता है कि अब अपने बेसिक जो दिमाग है उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं, ठीक है? सो ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो सीज़नल होता है। सो डिलिवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल ऑन डेट्स टू कोइंसाइड विद द हार्वेस्ट, ठीक है? तो इस पे भी आप देखा होगा कि फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चल सकते हैं, अगर किसी को हेज करना है या जो भी चीज़ें हैं, वो कर सकता है, ठीक है? फिर आता है कॉन्ट्रास्ट द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी विद द वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटीज एंड बॉन्ड्स, ठीक है? कमोडिटीज क्या है? आर द फिजिकल एसेट्स, उसके अंदर कोई कैश फ्लो नहीं होते, एंड मे इनकर द स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अब देखो कैश फ्लोज क्या होता है? कैश फ्लोज अगर कोई स्टॉक या बॉन्ड में है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जो होते हैं वो कैश फ्लोज होते हैं, ठीक है? हाउएवर द करंट स्पॉट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कैन बी व्यूड एज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस एट सम फ्यूचर डेट, ठीक है? उसको क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे ऑफ द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस एट सम फ्यूचर डेट। स्टोरेज कॉस्ट फॉर कमोडिटीज कैन लीड टू फॉरवर्ड प्राइसेस दैट आर हायर द फर्दर द फॉरवर्ड सेटलमेंट डेट इज इन द फ्यूचर, ठीक है? तो इसमें हम आगे ये जो चीज़ है वो कैसे होती है, स्टोरेज कॉस्ट से जो बढ़ कैसे जाता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट। तो हेजर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, एक्सचेंजेस होता है, एनालिस्ट होता है, रेगुलेटर्स होता है, ठीक है? सो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, traders and investors in the commodity market can be classified as informed investors, को informed investor बोलते हैं, because क्यों? क्योंकि अपनी जो है वो लिक्विडिटी जो है प्रोवाइड करते जाते हैं, एंड आर्बिट्रेजर्स आल्सो, ठीक है? सो हेजर्स, नेक्स्ट आता है हेजर्स। हेजर्स आर कंसिडर्ड आल्सो द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बिकॉज दे ईदर प्रोड्यूस और यूज द कमोडिटी, ठीक है? तो हेजर क्या करते हैं कि वो तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या फिर जो है कमोडिटी को यूज कर रहे होते हैं। स्पेक्युलेटर, they may act as an informed investor seeking to exploit an information or information processing advantage to profit from trading with hedgers, ठीक है? तो स्पेकुलेटर्स टाइप वही है, नीचे बाय करा, ऊपर सेल करा, या फिर ऊपर सेल करा, नीचे बाय करा, शॉर्ट सेलिंग, या फिर जो बाय जो करना है वो कर सकते हो। फिर आर्बिट्राजर्स इन द कमोडिटी मार्केट्स आर ऑफन दोज इन द व्यू in the business of buying, selling, and storing the physical commodities when the difference between the spot price and the future price is too large or too small based on the actual cost of storing the commodity, ठीक है? तो अब इक्विटी में आपको याद होगा कि आर्बिट्रेजर्स क्या करते थे कि अगर फ्यूचर प्राइस और इसमें अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जैसे समझ लो फ्यूचर प्राइस जो है वो चल रहा है ₹100, तो स्टॉक जो चल रहा है वो समझ लो 105 चल रहा है। अगर उनके पास वो स्टॉक होता है तो क्या करते हैं? सेल कर रहे होते हैं, और जो फ्यूचर्स हैं उसको बाय कर रहे होते हैं। फिर कहीं न कहीं ये 102, 102.5 पे कहीं न कहीं मीट होंगे, तो उस पे जो इन्होंने क्या कर लिया, ₹2.5 का जो है प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है? पर कमोडिटी में क्या करते हैं? अब इनके पास स्टॉक को खरीदना फिजिकली ओन करना पड़ेगा, राइट? तो दे स्टोर द फिजिकल कमोडिटीज व्हेन द डिफरेंसेस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द बताइए, डिफरेंस ज्यादा लार्ज होगा तो इससे वो क्या करेंगे? आर्बिट्राज कमाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज ऑपरेट इन मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल सेंटर्स टू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटीज एज वेल एज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स इन द जनरल, ठीक है? तो जहाँ पर भी एक्सचेंज में या ट्रेडिंग वेडिंग हो रही है कुल मिला के, तो ये हर जगह होती है। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट एनालिस्ट। Commodity market analysts considered non-market participants because they use the market information to perform analytical work for various entities, किसके लिए? गवर्नमेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, इकोनॉमिक फोरकास्टर्स के लिए, और कमर्शियल डेटा एनालिसिस फर्म्स, ठीक है? तो उनको नॉन मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो बोला जाता है। फिर वेरियस कमोडिटी रेगुलेटर्स लाइक इन द यूएस CFTC, कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट रेगुलेशन। तो मार्केट रेगुलेशन के लिए एक बॉडी जो है इन्होंने बना रखी है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस, ठीक है? इंपॉर्टेंट प्राइस बोलो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस इन मार्केट्स इन कॉन्टेंगो एंड मार्केट्स इन द बैकवर्डेशन, ठीक है? तो हम इसमें सीखेंगे कि कॉन्टेंगो क्या होता है, बैकवर्डेशन क्या होता है। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं, और फिर जो है इसके जो एग्जांपल्स मैंने कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली ही, आज क्या तारीख है? आज 11 जुलाई है, तो मैंने शायद इसको 10 तारीख को ही शायद एग्जाम्पल निकाला, ठीक है? तो द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर्स प्राइस फॉर अ डेट इज रेफर्ड टू एज द बेसिस, तो ठीक है? तो डिफरेंस
स्पॉट प्राइस का, फ्यूचर प्राइस का, उसको क्या बोलते हैं हम, बेसिस बोलते हैं, ठीक है। द बेसिस इज कैलकुलेटेड एज द स्पॉट प्राइस माइनस द फ्यूचर्स प्राइस एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। स्पॉट प्राइस समझ लो 100 रुपए है, फ्यूचर्स प्राइस यानी 98 है समझ लो, तो 2 रुपए क्या हो गया, दैट इज द बेसिस, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, समझ लो फ्यूचर्स प्राइस 102 है या 104 है, तो उसमें -4 हो गया, तो दिस इज कॉल्ड बेसिस। आई होप दिस इज क्लियर। When the future prices are higher at a date, further in the future, the futures market is said to be in contango. फ्यूचर प्राइस देखो, जस्ट इमेजिन करना, फ्यूचर प्राइस 105 रुपए चल रहा है, स्पॉट प्राइस 101 रुपए चल रहा है। क्या फ्यूचर प्राइस ज्यादा है? यस, फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, तो वो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कंटेंगो हम जो है कहेंगे, ठीक है। इन अ कंटेंगो मार्केट द कैलेंडर स्प्रेड बेसिस आर नेगेटिव, ठीक है। तो कैलेंडर स्प्रेड जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये क्या होता है, आगे अपन इसको समझेंगे। Conversely, if the future prices are lower at dates, further the market is said to be in the backwardation and the basis and the calendar spread are positive, ठीक है। इसके अंदर जस्ट जो है उल्टा हो जाएगा। अब देखो, फ्यूचर प्राइस जो है वो समझ लो चल रहे हैं 92 पे, और स्पॉट प्राइस जो है उससे ज्यादा समझ लो 95 पे चल रहा है। तो फ्यूचर प्राइस क्योंकि कम है देन द स्पॉट प्राइस, इसको हम बोलेंगे बैकवर्डेशन, ठीक है। आई होप बेसिस समझ आया होगा, कॉन्टेंगो समझ आया होगा, बैकवर्डेशन जो है वो समझ आया होगा। ठीक है। When a futures market is in backwardation, मतलब सस्ता चल रहा है फ्यूचर्स, लॉन्ग फ्यूचर पोजीशंस हैव अ पॉजिटिव रिटर्न्स कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज द रोल रिटर्न, which we will describe later in this topic. तो रोल रिटर्न जो हम आगे बाद में पढ़ेंगे। With a future curve in backwardation, future prices are lower than the spot price for the commodity, ठीक है। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इसको आगे हम टॉपिक में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे सही कि रोल रिटर्न क्या होगा। When the future market is in the contango, so that the futures price are greater than the spot price, there is a negative return for the component for long futures positions, समझेंगे इसको बाद में। as the time passes they converge, uh, as time passes convergence of the future price to spot price results in a decrease in the value of the long futures position। अब देखो उसमें ये पहले समझा देता हूँ, फिर इसके जो एग्जांपल है वो बन देखेंगे कि कॉन्टैंगो क्या होता है, बैकवर्डेशन क्या होता है। अब देखो, आज जो है फ्यूचर प्राइस जो है, फ्यूचर प्राइस जो है समझ लो आप आज 105 रुपए है, ये हो गया समझ लो 17 एक तारीख है, और स्पॉट प्राइस जो है वो समझ लो आप 100 रुपीज है। तो ये तो जो है पूरा पूरा क्या हो गया हमारा, कॉन्टैंगो के अंदर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्सपायरी तरफ, जैसे जैसे जो है एक्सपायरी आएगी, इस मंथ की जो है एक्सपायरी आएगी, तो जो फ्यूचर प्राइसेस है ना वो कहीं ना कहीं अपने स्पॉट प्राइस के पास करीब करीब उतना आने लगेंगे, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस समझ लो कितना हो गया, 100 ही रहा, समझ लो 100 ही हुआ। तो अगर आज 25 तारीख है ना, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर प्राइस है ना वो कहीं ना कहीं 101 के आसपास जो है वो आने लग जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसके अंदर अगर हम ये स्टॉक बाय कर रहे होते हैं तो हमें कोई ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, ठीक है, क्योंकि 100 का स्टॉक 100 पे ही है। पर अगर हमने फ्यूचर्स बाय करा 105 पर, क्योंकि वो स्टॉक चेंज नहीं हुआ, बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, कन्वर्ज होगा टुवर्ड्स द स्टॉक प्राइस, जैसे बॉन्ड में होता है, ठीक है। वैसे ही जो है इसके अंदर भी होगा। सो व्हेन द फ्यूचर्स मार्केट इज इन द कॉन्टैगो, को भी रहने देता हूँ उसको, ठीक है। When the futures market is in the contango, so that the future price are greater than the spot price, future price is greater than spot price, there is a negative return component for the long futures only। एक तारीख को नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? At the time passes the convergence of the future price to the spot price or longer dated future price to nearer term future prices results in the decrease in the value of the futures futures position, ठीक है। तो 105 का 100 का रेट जो है वो आ जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो, कैलेंडर स्प्रेड जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द नियरर मैच्योरिटी, डिफरेंस ऑफ द फ्यूचर प्राइस ऑफ नियर मैच्योरिटी एंड द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ मोर डिस्टेंट मैच्योरिटी इज नोन एज द कैलेंडर स्प्रेड। अब देखो मैंने बहुत ही प्यारा सा जो एग्जांपल है ना वो लेकर रखा है। देखो, सबसे पहले तो जो है वो समझते हैं कि मुझे ना तो थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो आप तो देखेगा बेटा। यस, रिलायंस का जो भाव है, आई थिंक ये 10 तारीख का ही मैंने लिया है, वो है 1307 रुपए के आसपास, ठीक है। इसका जो फ्यूचर्स है 28 जुलाई फ्यूचर्स जो है वो ट्रेड कर रहा है 1315 पे। तो आप ये सोचो पहले तो एक कॉन्टेंगो में है या बैकवर्डेशन में।
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्यूचर्स जुलाई जो है वो ज्यादा में ट्रेड कर रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर इन द कॉन्टेंगो। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी देखूं, दैट इज अगस्त में, तो ये हो रहा है और प्रीमियम पे ट्रेड 1322.5 में हो रहा है, इसका डिफरेंस जो है 7.5 में आ रहा है। तो दिस इज द कैलेंडर स्प्रेड। देखो अब इसमें क्या होगा, कैलेंडर स्प्रेड में द फ्यूचर्स प्राइस ऑफ द नियरर मैच्योरिटी 1315 एंड द फ्यूचर प्राइस ऑफ द मोर डिस्टेंट मैच्योरिटी 1322 इज नोन एज द कैलेंडर स्प्रेड। जब भी हम मार्केट जो है कॉन्टेंगो में होंगे, तो कैलेंडर स्प्रेड क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि 1315 माइनस 1322.5 ये कितना हुआ, -7.5 हुआ, इसलिए क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आई होप समझ आया होगा कि जब भी हमारा मार्केट फ्यूचर्स मार्केट जो है कॉन्टेंगो में होगा, जब भी हमारा जो मार्केट है कॉन्टेंगो में होगा, तो उसका कैलेंडर स्प्रेड हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी अगस्त की, जुलाई से अगस्त की एक्सपायरी जो है वो ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा प्राइस पे जो है वो ट्रेड कर रही होगी। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। अब मैं एक और एग्जांपल पे आता हूँ। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा सब में कॉन्टेंगो ही दिखेगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। एक ऐसा स्टॉक मैं ढूंढ के लेके आया हूँ, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी पूरा ऐसा डूबा हुआ पड़ा हुआ है, तो मुझे लकीली जो है एग्जांपल ऐसा मिल गया है, वरना मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मार्केट्स में आपको क्या दिखेगा कि कॉन्टेंगो में ही होते हैं। पर क्योंकि ऐसे मैं इसको ट्रैक कर रहा था बहुत समय से, तो मुझे पता है कि दिस इज इन द बैकवर्डेशन ओनली। ठीक है, तो अब देखो विप्रो का जो स्पॉट प्राइस है दैट इज 175.46, आई थिंक ऑन 10th ऑफ जुलाई, ठीक है, 2026। और विप्रो का जो जुलाई का फ्यूचर्स है वो और कम पे ट्रेड कर रहा है भाई, तो इट मीन्स इट इज इन द बैकवर्डेशन। अब क्योंकि ये बैकवर्डेशन में है, तो अब समझो कैलेंडर स्प्रेड जो है इसका पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव जाएगा, 174.68 जो इसकी अभी की मैच्योरिटी है, माइनस और दूर की मैच्योरिटी करेंगे, इसका जो भी डिफरेंस आया, 1 रुपए 2 रुपए जितना भी आया, तब ले 174.68 माइनस 172.6 कितना हुआ, 2.08 आया। ये क्या है, पॉजिटिव आया। 174.68 माइनस 172.6, तो ये क्या है, 2.08, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी हमारा मार्केट जो है बैकवर्डेशन में होगा, तो हमारा कैलेंडर स्प्रेड जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आई होप ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। ये पूरा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, और जब तक ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते नहीं तब तक समझ नहीं आता। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको वापिस इधर कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपेयर थ्योरीज ऑफ द कमोडिटी फ्यूचर्स रिटर्न। तो तीन थ्योरी होती है, इंश्योरेंस थ्योरी होती है, हेजिंग प्रेशर हाइपोथेसिस थ्योरी होती है, और थ्योरी ऑफ स्टोरेज होती है। सबकी कुछ ना कुछ कमियां या फायदेमंद कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, एक बंदा था के नाम का, उसने पुट फॉरवर्ड द इंश्योरेंस थ्योरी। वो क्या लेके आया, इंश्योरेंस थ्योरी लेके आया ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स व्हिच स्टेट्स दैट द डिजायर ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, जो बना रहा है प्रोड्यूस कर रहा है, टू रिड्यूस देयर रिस्क ड्राइव्स द कमोडिटी फ्यूचर रिटर्न। ठीक है, तो जो प्रोड्यूस कर रहा है, समझ लो मैं क्या करता हूँ, राइस से कॉफी बना लेते हैं, ठीक है, मैं कॉफी प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मुझे अपना रिस्क कम करना है। सो व्हाट आई डिजायर ऑफ द कम्युनिटी टू रिड्यूस द प्राइस रिस्क ड्राइव्स द कम्युनिटी फ्यूचर रिटर्न। मैं क्या करूंगा कि मेरा जो प्राइस रिस्क है वो उसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। सो प्रोड्यूसर्स में फेस अनसर्टेनिटी about the price they will receive for their output and reduce this uncertainty by selling the future contract। ठीक है, तो अब मेरे पास स्टोर पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, मैं क्या करूंगा, फ्यूचर्स जो है मेरे पास उनको क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं हेज हो जाए। समझ लो आज की प्राइस जो 100 है, तो मेरे को 100 रुपए कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए। अब भाव बढ़े कम हुए उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक फिक्स अमाउंट जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने हेज कर रखा है। दिस सेलिंग ड्राइव्स डाउन द फ्यूचर प्राइस। अब वो बोल रहा है कि आप इसको सेल कर रहे होते हैं ना, सेल आपको लग रहा है 100 पे, पर कहीं ना कहीं एवरेज हुआ आपका 98 पे, सेल करते गए क्योंकि नेक्स्ट बायर जो है नीचे मिला होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो फ्यूचर्स प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है डिप हो जाएगी। अब इंश्योरेंस थ्योरी क्या बोलती है, स्टेट्स दैट द फ्यूचर प्राइसेस विल बी लेस देन द करंट स्पॉट प्राइस, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, बैकवर्डेशन में आ जाएंगे। दीज प्रोवाइड अ रिटर्न टू दोस बाइंग द फ्यूचर फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अब ये फायदा किसको होगा, ये फायदा होगा जो परचेज कर रहे होंगे, दैट इज द स्पेक्युलेटर। इन दिस व्यू द रिजल्टिंग पॉजिटिव रिटर्न टू द बायर ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट is their return providing insurance against the price uncertainty to the producers। अब समझो मैं तो कॉफी भरा था, मैंने सेल करा, पर आपने जो है इसको बाय करा होगा, आपने इसको बैकवर्डेशन में बाय करा है। मैं इसको सेल करने वाला था, स्पॉट प्राइस 100 थी, मैं इसको सोचा था 101 चल रहा है, मैं सेल करता हूँ, पर सेल करते समय 98 आ गया, नेक्स्ट बायर आप मेरे को 98 का मिले, तो वो बैकवर्डेशन में आ गया, कॉन्टेंगो से बैकवर्डेशन में आ गया। तो ये जो डिफरेंस आप जो होगा, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं तो प्राइस वापस बढ़ेगी सही, तो इसको कवर करने के लिए, राइट, टू रीच द स्पॉट प्राइस, इसके लिए बोला, तो इसमें आपको जो है वो फायदा हो जाएगा, अगर इफ इन केस जो प्राइसेस जो है स्टेबल रही तो। ठीक है, ओके, सो
K contended that these results in backwardation normally and the situation was termed as normal backwardation based on this theory. तो इसको जो है backwardation हो जाएगा और इसको क्या टर्म दे दिया, नॉर्मल backwardation दे दिया. दिस वाज व्हाट इंश्योरेंस थ्योरी. कुछ था इसमें इंपॉर्टेंट यार, मेरे को नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट था, बस है कहानी तो कहानी है. अब इंश्योरेंस थ्योरी में ना कुछ गलतियां जो है पाई गई. क्या है? द फर्स्ट गलती इज दैट फॉर मार्केट्स इन बैकवर्डेशन बाइंग फ्यूचर्स हैज नॉट रिजल्टेड इन द एक्स्ट्रा रिटर्न्स द थ्योरी सेज बायर शुड रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको फायदा होगा. सेकंड फाइंडिंग इज दैट द मेनी मार्केट्स आर नॉट इन बैकवर्डेशन बट आर इन द कॉन्टेंगो which would imply a negative return for providing the insurance to the producers. अब इस केस में तो इंश्योरेंस जो है प्रोड्यूस मतलब जो है नहीं दे पाएंगे. समझ लो स्पॉट प्राइस जो है 100 है, कॉन्टेंगो में प्राइस जो फ्यूचर्स का चल रहा है वो 105 चल रहा है. अब इतना नीचे तो नहीं आएगा कि 90 80 आ जाएगा, होगा ज्यादा से ज्यादा 104 होगा, फिर भी वो कॉन्टेंगो में रहेगा. और क्योंकि फिर वो स्पॉट प्राइस के बीच पे क्या होगा, वो कन्वर्ज करेगा, तो फिर जो है फ्यूचर प्राइस कम हो जाएंगे और जो स्पेकुलेटर जिसने बाय करा था उनको क्या हो जाएगा, नुकसान होने लग जाएगा. इसके लिए भाई हेजिंग प्रेशर थ्योरी, hedging pressure theory or hypothesis added the hedging behavior of the commodity consumers to the insurance theory in an attempt to better explain the observed futures return. Just as a wheat farmer faces the uncertainty. अब ये कॉफी वाला था, उसको समझ लो मैं हूँ व्हीट फार्मर, मेरे को अनसर्टेनिटी जो है फेस हुई, मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा अपने व्हीट को फ्यूचर में. A baking company faces the uncertainty about the price it will pay for the flour in the future. भाई अब जो wheat है वो लग रहा है बेकिंग में भी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैं सेल कर रहा हूँ पर वो तो बाय करेगा. भाई मेरी थिंकिंग जो है सेल करने की, क्योंकि मुझे मेरे पास स्टॉक पड़ा है, उसके पास स्टॉक नहीं, उसको डर है कि भाई और प्राइस बढ़ गया तो मैं अपना जो जो भी सामान बन रहा होगा उसको कैसे बनाऊंगा, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मेरे को प्राइस जो है पे करनी पड़ेगी. तो वो क्या करेगा, वो बाय करेगा, मैं सेल करूंगा, कहीं ना कहीं जो है हमारी सप्लाई डिमांड जोन जो है बीट हो जाएगी और इसमें जो है कॉन्टेंट मतलब कॉन्टेंगो से जो बैकवर्डेशन में नहीं आएंगे. तो कहने का मतलब ये है. अब जो है आगे की लाइन जो पढ़ लेते हैं. टू हेज इट्स प्राइस रिस्क द बेकिंग कंपनी विल गो लॉन्ग ऑन द व्हीट फ्यूचर्स. The more commodity users hedge with long positions, the more upward price pressure there is on the future price. Under this hypothesis, when producers' hedging behavior dominates, the market will be in backwardation, and the users hedging procedures or the behavior dominates, the market will be in contango. अब समझ लो अगर जैसे मैं वीट वाला हूँ, अगर मेरा जो है बिहेवियर जो है बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है पूरी कम्युनिटी का, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्डेशन के अंदर आ जाएगा. बट इफ इन केस जो बेकिंग वाला है वो अगर ज्यादा पावरफुल है या फिर समझ लो वो ज्यादा जो है बाय कर रहा है, तो वो क्या होगा, कॉन्टेंगो में मार्केट रहेगा. आई होप इतना ज्यादा ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता खास, मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक जो है वो थ्योरी है, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है. हमें पता है कि सबसे पहले हमने पढ़ा इंश्योरेंस थ्योरी, इंश्योरेंस थ्योरी इसका ही नाम था ना, फीस की नहीं देती, इंश्योरेंस थ्योरी. नेक्स्ट इज हेजिंग प्रेशर थ्योरी, प्रेशर हाइपोथेसिस. ठीक है, ये लाइन पढ़ ली थी हमने क्या, ये रही. डिस्पाइट द अपील ऑफ दिस हाइपोथेसिस इट हैज सम शॉर्टकमिंग्स. इसमें भी कमियां तो रही गई है. क्या कमी रह गई है? प्रोड्यूसर्स टिपिकली फेस मोर कॉन्सेंट्रेटेड प्राइस रिस्क देन द कंज्यूमर्स. ठीक है, तो यार ज्यादा चिंता जो है वो मैं जो कॉफी या फिर जो अपना वीट जो है बना रहा हूँ उनको रहेगी, रादर देन आप लोगों को. क्योंकि देखो समझ लो प्याज ही है, अब मैं धंधा करता हूँ प्याज का, बट इफ इन केस प्याज के जो भाव है बहुत बढ़ गए, तो आप हो सकता है कि 15 दिन नहीं खाओ, 20 दिन नहीं खाओ, ऐसा होता है ना, प्याज के भाव बहुत बार जो है बढ़ जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, फिर आप प्याज खाना कम कर देते हो, ऐसा कुछ कुछ भी जो रीजन है मेरे को नहीं पता, तो आप कम ही खाते हो उस टाइप से, राइट. 100 रुपए किलो हो गए, 150 रुपए किलो हो गए कुछ तरीके से, तो आप बंद कर दो. तो जो रिस्क है वो ज्यादा किस पे आता है, मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं जो है कॉफी वीट या प्याज जो है वो बेच रहा हूँ रेदर देन द कंज्यूमर्स. ठीक है. एडिशनली बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स मे बी स्पेक्युलेटर्स इन द मार्केट. हो सकता है कि दोनों ही प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही जो है वो स्पेक्युलेटर है, जिसे आजकल इक्विटी मार्केट्स में ही हो रहा है. उनका स्टॉक होता नहीं पर फिर भी वो फ्यूचर जो है बाय सेल करते रहते हैं. ठीक है, जस्ट स्पेकुलेशन, नॉट जस्ट एज हेजर्स, वो हेजर होते ही नहीं है. सो अनदर प्रॉब्लम विद दिस हाइपोथेसिस इज दैट द हेजिंग प्रेशर इज नॉट ऑब्जर्वेबल. इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, so we cannot directly test the hypothesis test that the relative hedging pressure is the cause of the backwardation in the contango. ठीक है. फिर आता है थ्योरी ऑफ स्टोरेज, एक और आ गई है, तीन, ठीक है, इंश्योरेंस थ्योरी, हेजिंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ स्टोरेज बराबर. थ्योरी ऑफ स्टोरेज क्या बोलती है? व्हेन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आउटवे द बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग द फिजिकल इन्वेंटरी, फ्यूचर प्राइसेस आर मोर अट्रैक्टिव देन द करंट इन्वेंटरी.
फ्यूचर प्राइजेस विल ट्रेड एट अ हायर प्राइस देन द स्पॉट एंड द मार्केट विल बी इन द कंटाइनमेंट। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा फ्यूचर प्राइस डिराइव कैसे होता है। फ्यूचर प्राइस इज द स्पॉट प्राइस जो है प्लस स्टोरेज कॉस्ट। अब देखो जैसे समझाओ, कैसे समझाओ, समझ लो मुझे रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो फॉर एग्जाम्पल अभी 100 रुपये चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने बाद आप मुझे वही स्टॉक 100 रुपये में दे देना। क्या आप मुझे वो स्टॉक 100 रुपये में दोगे? बट ऑब्वियसली नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि यार मेरा अभी तो पैसा लग गया मेरे को लेने में, मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अभी तो मेरा पैसा जो है इसके अंदर लग गया। स्टोरेज इज काइंड ऑफ, मेरे पास अभी पैसा लग गया, मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लग रहा है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का स्टॉक जो है नहीं देता, किसी और पे 1 लाख रुपए लगाता या देता किसी को, या फिर इन्वेस्ट करता, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें ज्यादा रिटर्न कमा सकता था। सो मैं इसको करता हूँ स्पॉट प्राइस में इसको ऐड करता हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा है उसके लिए। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर माइनस करता हूँ कन्वीनियंस यील्ड। अब मैंने बोला यार तेरे पास तो भाई, तू देखना स्पॉट प्राइस चल रही है 100 रुपए की, 100 रुपए की स्पॉट प्राइस जो है वो चल रही है। उसने बोला मेरे को 7% का इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब करीब करीब मेरे को स्टोरेज कॉस्ट जो है 7 रुपए लग रही है। मैंने बोला यार भाई 15 तारीख को ना, आज 11 तारीख है, 15 तारीख को ना इसका डिविडेंड आने वाला है, तो तेरे को ना कुछ इसके अंदर 5 रुपए का फायदा होगा। और इसलिए स्पॉट प्राइस जो है वो 102 रुपए आ गई है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि फ्यूचर्स प्राइस जो है किससे डिराइव जो है वो हुई है। स्पॉट प्राइस प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस द कन्वीनियंस फी। ठीक है, ओके मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे, पर ठीक है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर क्या करूँगे। अब देखो इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा हार्ड है ही नहीं इसके अंदर। द कमोडिटी सेक्टर दैट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द वेदर रिस्क। अब देखो वेदर में ग्रेन्स अफेक्ट हो सकते हैं। प्रीशियस मेटल, अरे भाई बारिश हो रही है, गोल्ड सिल्वर से क्या फर्क पड़ेगा? डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर जो है वो दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। रिफाइंड एनर्जी प्रोडक्ट्स पर कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है पड़ सकता है, पर अपन को ये पता है कि प्रीशियस मेटल में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, which of the following commodities is the production and the consumption cycle least affected by the seasonality? ठीक है, हॉक्स, कॉफी या फिर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में सीजन जो है लाइक एक्सपेंशन फेज है उसमें जो है हो सकता है। हॉक्स में भी अपन ने देखा था कि जो लाइफ स्टॉक के अंदर आता है कि अगर ग्रेन्स के भाव बढ़ गए तो उसके अंदर जो है वो दिक्कत आ सकती है, पर कॉफी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज बी, कॉफी। Which of the following factors is most likely to distinguish the valuation of a commodity from the valuation of an equities that pays no dividend? होल्डिंग कॉस्ट, डिस्काउंट रेट या फिर टाइमिंग ऑफ द फ्यूचर सोप। अगेन इसका जो है बहुत ही ज्यादा सीधा सीधा है। अगर हम इसको होल्ड कर रहे हैं दैट इज काइंड ऑफ स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो जो है इसको मतलब डिफरेंट जो है वो करेगी कमोडिटी और इक्विटी को, कि इक्विटी में अगर कोई डिविडेंड जो है वो नहीं दे रहा है, तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट को ही जो है इसको हम कंसिडर करेंगे। फिर आता है अ कमोडिटी इज मोस्ट लाइकली टू बी फिजिकली स्टोर्ड बाय एन, देखो एक्सचेंज, एक्सचेंज तो करेगी नहीं, स्पेकुलेटर भी वो ऊपर नीचे जो है प्राइस जो है बेच के खत्म कर देगा। आर्बिट्राइजर हमने पढ़ा था कि आर्बिट्राइजर समझ लो अभी फ्यूचर्स या स्पॉट प्राइस जो है वो चल रही है 100 105 जो है इसकी फ्यूचर प्राइस चल रही है, तो वो क्या करेगा, उसको स्टोर कर देगा, इसको सेल कर देगा। ठीक है, तो आपने देखा था कि आर्बिट्राइजर जो है वो इसके अंदर जो है फिजिकली स्टोर जो है वो करता है, क्योंकि इक्विटी के अंदर तो वो स्टॉक ओन करता है, पर इसको रियल इसमें कमोडिटी में ओन करने के लिए उसको एज अ फिजिकली उसको स्टोर करना पड़ेगा, तभी वो आर्बिट्राज जो है वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। फिर आता है हमारे पास फ्यूचर्स मार्केट इन बैकवर्टेशन विल एग्जिबिट अ पॉजिटिव बेसिस एंड द पॉजिटिव कैलेंडर स्प्रेड। अब देखो सिंपल है, फ्यूचर्स मार्केट बैकवर्डेशन में है, तो फ्यूचर्स प्राइस 105, चलो ठीक है, एंड स्पॉट प्राइस 110, दिस इज इन द बैकवर्डेशन। ठीक है, आई होप दिख रहा हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा कैलेंडर स्प्रेड है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि समझ लो ये जुलाई का है और फ्यूचर प्राइस इन अगस्त, और इससे कम होगा, कितना है 104 मान लो, तो 105 माइनस 104 कितना हुआ, +1 आया, तो डेट इज पॉजिटिव कैलेंडर स्प्रेड। पॉजिटिव कैलेंडर स्प्रेड, नेगेटिव कैलेंडर स्प्रेड, तो भाई मेरे को पता है कि मैंने इसको ऑप्शन जो है सी जो है वो एलिमिनेट कर दिया है। अब देखो
पॉजिटिव बेसिस होगा। क्यों? क्योंकि स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस करते हैं। इसके अंदर भाई क्या हो गया? इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव 5 रुपीज आएंगे, स्पॉट प्राइस माइनस द फ्यूचर प्राइस इन ऑफ द जुलाई। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। बहुत ही ईजी जो है, जस्ट आप एक फिगर जो है दिमाग में रख लो और उससे आप जो है कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच थ्योरी ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स रिटर्न इज लीस्ट लाइकली टू एक्सप्लेन व्हाई फ्यूचर मार्केट्स कैन बी इन द कॉन्टेंगो। इंश्योरेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्टोरेज, या फिर हेजिंग प्रेशर थ्योरी। ठीक है, हेजिंग प्रेशर हाइपोथेसिस। तो हमें ये तो पता था कि थ्योरी ऑफ स्टोरेज और हेजिंग प्रेशर हाइपोथेसिस जो है वो कॉन्टेंगो में है, बैकवर्डेशन में है, ये बता सकता है। पर इंश्योरेंस थ्योरी में तो ये बोलता है ना कि अगर वो बेचने लग जाएंगे, बेचने लग जाएंगे, बेचने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बैकवर्डेशन में जो है वो आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। सो एक बार आप सारे एक बार आंसर जो है वो देख सकते हो। ठीक है, सो अब जो है नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज मॉड्यूल 30.2, एनालाइजिंग द रिटर्न्स एंड द इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। So the return on a derivative position is not the same as the return on a commodity itself. तो दोनों की जो रिटर्न है वो सेम नहीं होते, डेरिवेटिव पोजीशन और रिटर्न ऑन द कमोडिटी। द टोटल रिटर्न ऑन अ फुली कोलेटरलाइज्ड लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन हैज थ्री कंपोनेंट्स: कोलेटरल रिटर्न, प्राइस रिटर्न और रोल रिटर्न। अब जो रोल रिटर्न हमने वहां बात करी थी कि हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर रोल रिटर्न जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, सो टू टेक अ पोजीशन इन द फ्यूचर एंड इन्वेस्टर मस्ट पोज द कोलेटरल। ठीक है, तो अगर फ्यूचर से पोजीशन लेनी है तो आपको कोलेटरल जो है वो देना पड़ेगा। When the futures portfolio is fully collateralized, the investor has posted cash or acceptable securities with a value equal to the notional value, price multiplied by contract size of the futures contract in the portfolio. If US Treasury bills are deposited as the collateral, अगर collateral में हमने US Treasury bills दे रखी है, तो collateral return जो रिटर्न जो है या फिर collateral yield जो है वो क्या हो जाएगी? सिंपली हमारी होल्डिंग पीरियड yield on the T bills जो है वो हो जाएगी। प्राइस रिटर्न या फिर स्पॉट रिटर्न या स्पॉट यील्ड क्या होता है? ऑन इन्वेस्टमेंट इन द कमोडिटी फ्यूचर्स इज द चेंजेस इन द स्पॉट प्राइस। अब देखो सिंपल है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपने 100 में खरीदा, अभी जो प्राइस चल रही है 105 रुपए चल रही है, तो आपने प्राइस रिटर्न या स्पॉट यील्ड कितना कमाया? सिंपल सी बात है, 5%। कुछ भी नहीं है। प्राइस रिटर्न इज इक्वल टू करंट प्राइस 105 रुपए माइनस प्रीवियस प्राइस, जिस प्राइस पे आपने खरीदा था, या जो भी प्राइस थी प्रीवियस, दैट इज 100 रुपए, डिवाइडेड बाय 100। सो 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 5%। तो यही है, सिंपल सा दिमाग लगाना है, ऐसा फॉर्मूला और रटने मत जाना इसके अंदर। प्राइस रिटर्न मतलब जिस प्राइस में मैं आपको ये बड़ा याद रखो उसकी बात, याद भी रखने की जरूरत नहीं है ऐसे तो, पर जस्ट एक बार नंबर्स रहते तो मेरे पास इजी रहता है थोड़ा सा। नेक्स्ट है, सीज कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू मेंटेन अ पोजीशन ओवर टाइम must close out the expiring futures position and re-establish a new position with a settlement date further in the future. This process is referred to as rolling over the position and leads to gain or losses, which are termed as a roll return or the roll yield. The roll yield can be positive if the futures price is curve is in the backwardation, or negative if the futures price is curve in the are in the contact. मैं लेकर आता हूँ वापस से वाले एग्जांपल पे। अच्छा क्या करना पड़ेगा? आई होप दिख रहा है आपको। अब देखो, ये एक्सपायरी होने वाली है 28 जुलाई को। 28 जुलाई जब आएगी, मैं इसको बेचने जाऊंगा ना यार, यार मतलब मैं इसको होल्ड तो कर नहीं सकता क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा। अब मेरे को और फ्यूचर लेना ही है। मैं क्या करूंगा, इसको अगस्त फ्यूचर लूंगा, तो मेरे को अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 27 जुलाई को भी यही जो है वो रेट चल रहा है, 27-28 जुलाई को मैं इसको बेचूंगा, इसको लूंगा, मेरे को 7.5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े। तो अगर जब भी मार्केट कॉन्टेंगो में होता है तो रोल रिटर्न में मेरे को क्या होगा? लॉस होगा। बट वहीं अगर मैं बैकवर्डेशन में आऊँ तो रोल रिटर्न में मेरे को क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। मैं इसको बेचूंगा 174.68 में, इसको बाय कर लूंगा 172.6 में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इन एनी इवेंट द रोल रिटर्न ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, फॉर्मूले पे मत जाओ। ठीक है, इस फॉर्मूले पे मत जाओ। आपको जो एग्जांपल दिया है बस उसको याद रख लो। अगर फिर भी अगर पढ़ना है तो रोल रिटर्न इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपायरिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने लिया था वो, माइनस द प्राइस ऑफ द न्यू वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मैं अब लूंगा, डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्सपायरिंग। अगर कुछ और इजी करना है तो इजी करने के लिए मैंने कर दिया, ओल्ड माइनस न्यू डिवाइड बाय ओल्ड। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर।
कॉन्ट्रास्ट द रोल रिटर्न इन द मार्केट्स इन द कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन, ये पूरा हमने जो है वो कर लिया है। आई होप इसको करने की आपकी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को लग रही है तो क्या कर सकता है, पॉज कर सकता है सिंपली वीडियो को और एक बार देख सकता है। आई थिंक पूरा वो एग्जांपल लेके हमने क्लियर कर लिया। सपोज वी वांटेड अ स्पेसिफिक डॉलर एक्सपोजर टू नेचुरल गैस से रुपीज 10,000 रुपीज बोल रहा हूँ मैं, वी वुड हैव ओरिजिनली गॉन लॉन्ग 10,000 डिवाइड बाय 2.35। ये 2.35 कहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ से बोल रहे हैं। नाउ कंसीडर ए सिचुएशन वेयर मैनेजर इज रोलिंग ओवर जुलाई नेचुरल गैस, जुलाई का क्या है 2.35 और अगस्त जो है बैकवर्डेशन में 2.2 पे चल रहा है। ठीक है, तो मेरे को पहले 2.3 के हिसाब से मैंने कितने लिए थे, 4,255 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिए थे, पर मेरे को अब इसको बैकवर्डेशन में, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसके ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर छोटा कर रहा हूँ, तो और जो आंसर है मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 4 to 5 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते थे, अब मैं इसको 2.22 बाय करूंगा तो मैं इसी में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय कर पाऊंगा, 4504 कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय कर पाऊंगा। इफ ए नेचुरल गैस एक्सपोजर इज 8.5% ऑफ द मैनेजर्स पोर्टफोलियो, अगर उसका एक्सपोजर जो है वो 8.5% है, तो हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं नेट रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो इज दिस 8.5% इनटू 5.53%। ये 5.53 कहाँ से आया, ओके 5.53 यहाँ से आया। ये जो इसका जो रोल रिटर्न था उससे इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आ जाते हैं हमारे स्वॉप्स पर। एक बार मैं अपनी कॉपी भी दिखा देता हूँ कि हम्म, इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा है। देखो, इंट्रोडक्शन टू कमोडिटीज एंड कमोडिटीज डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें जो होती है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, स्पॉट प्राइस प्लस स्टोरेज कॉस्ट प्लस माइनस द बेनिफिट फीचर्स, पार्टिसिपेंट्स, हेजर, एक्सचेंजर्स, रेगुलेटर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट जो है वो होते हैं। बेसिस में क्या करते हैं, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस करते हैं, कैलेंडर स्प्रेड में नियर टर्म फ्यूचर प्राइस माइनस लॉन्गर टर्म फ्यूचर प्राइस। कॉन्टेंगो में स्पॉट प्राइस जो है कम होती है, फ्यूचर प्राइस ज्यादा होती है, उल्टा होता है बैकवर्डेशन में। ठीक है, थ्योरीज जो हमने पढ़ ली है, इंश्योरेंस थ्योरी, हेजिंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ स्टोरेज। ये रिटर्न जो है हमने निकालना सीख लिए थे। फिर कमोडिटी जो है स्वैप्स पे अब हम यहाँ पर आ गए। तो ऐसा मैंने बहुत ही ज्यादा क्रिस्प वे में लिख रखा है, पर फिर भी अगर किसी को देखना है तो बेस्ट तो क्या होगा उसके लिए, यूट्यूब जो मेरी वीडियो है वो एक बार खोल के देख ले। ज्यादा लंबी आई गेस होती नहीं, 1-1 घंटे का एक पार्ट जो है मैक्स जो है वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते थे स्वॉप्स पर। स्वॉप्स कैन बी यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपोजर टू कमोडिटी रिस्क एंड दीज आर कस्टमाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटेड एंड सोल्ड बाय द डीलर्स। ठीक है, तो ये डीलर ही जो है वो बनाता है एंड दीज आर कस्टमाइजेबल। आपको किसके साथ स्वैप करना है, कमोडिटी के साथ कमोडिटी करना है, इसके साथ इक्विटी करना है, कुछ भी जो है वो स्वैप जो है वो कर सकता है। सो स्वैप्स आर क्रिएटेड फॉर which the payment between the two parties are based on various risk factors as the excess returns on the commodity, the total return on the commodity, or a measure of the price volatility. In a total return swap, the swap buyer will receive the periodic payment based on the changes in the future price of a commodity plus the return on the collateral in return for a series of the fixed payment। तो एक बार इसको ना फ्लोटिंग और फिक्स वाले अगर आपने 11 में पढ़ रखा हो तो उससे एक बार जो है वो कंपेयर कर सकते हो। आई गेस एग्जांपल भी जो है वो दे रखा है आगे, है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर अ टोटल रिटर्न स्वैप ऑन ऑयल विद अ नोशनल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का जो है उसका प्रिंसिपल एक तरह से हो गया, which for 2 years the long must pay 25 basis point monthly। तो 25 basis point इसको कराना है, मंथली देना है। और इसको रिसीव कितना होगा, रिटर्न ऑन द WTI क्रूड ऑयल। तो जितना क्रूड ऑयल जो है रिटर्न करेगा, जनरेट करेगा, वो उसको रिसीव होगा। अगर फर्स्ट मंथ में प्राइस ऑफ द WPI इतने से इतनी बढ़ गई, दैट इज 1.45% जो है उसने दे दिया, इसमें क्या करूंगा, -0.25 जो है करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 मिलियन से, तो मेरा 1,20,000 रुपए का जो है वो प्रॉफिट जो है मेरे को रिसीव होगा, मेरे को मतलब लॉन्ग वाले को जो है वो रिसीव होगा। अगर सेकंड मंथ में WTI जो है डिक्रीज हो जाता है 42.1 से 41.2 पे, यानी कि -2.14, ये तो देना ही है, प्लस साथ साथ मुझे क्या देना है, 25 बेसिस पॉइंट और देना है। तो मेरे को कुल मिला के 2,39,000 जो है वो देना पड़ेगा। तो देखो, आपने क्रूड में कम हुआ वो तो देना ही देगा, प्लस आपने आपको जो फिक्स है वो भी देना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज टोटल रिटर्न स्वैप। टोटल दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे। वही मैं अगर बात करूं एक्सेस रिटर्न स्वैप में, अ पार्टी मे मेक अ सिंगल पेमेंट एट द इनिशिएशन ऑफ द स्वैप एंड देन रिसीव पीरियोडिक पेमेंट ऑफ एनी परसेंटेज by which commodity price exceeds some fixed or the benchmark value times the notional swap। ठीक है, तो मेरे समझ लो बेंचमार्क वैल्यू मेरी हो गई निफ्टी 50, और
और कोई कमोडिटी जो है अगर समझ लो कुछ भी रख ली, कमोडिटी क्या रखूँ, चलो क्रूड ही रख लेते हैं, ठीक है। एक्सेस इससे समझ लो 10% जनरेट करा, इसने 12% जनरेट करा, तो जिसने इस पे कर रखा है उसको 2% मिलेगा, इसको 2% देना पड़ेगा, एक्सेस जो है वो देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। द डिफरेंस बिटवीन देम द बेसिस चेंजेस ओवर टाइम, नहीं थोड़ा ज्यादा आ गया क्या यहाँ पे, ओके बेसिस स्वैप पढ़ना था। इन अ बेसिस स्वैप द वेरिएबल पेमेंट्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज, तो दो कमोडिटी के बीच में अब डिफरेंस हो रहा है। एक्सेस रिटर्न में क्या था, एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर रहे थे, पर बेसिस स्वैप में क्या करेंगे, दो कमोडिटी जो है वो सेट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी से थोड़ा बाहर आके इक्विटी में आ जाता हूँ मैं एक बार, तो रिलायंस वर्सेस एचडीएफ, ऐसा। The variable payments are based on the difference between the prices of the two commodities. Often the two commodities are one that has high or liquid traded futures available for hedging and the other with no liquid futures contract available, ठीक है। तो एक जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा लिक्विड है फ्यूचर्स, और एक में जिसमें बहुत ही थोड़ा सा या फिर कम जो है लिक्विड है। सो द डिफरेंस बिटवीन देम द बेसिस चेंजेस ओवर टाइम, and by combining a hedge using the liquid futures with the basis swap, the swap buyer can hedge the price risk he faces from the input that does not have the liquid futures market। तो उसने एक तरह से क्या कर दिया, इसको hedge कर दिया। आता है नेक्स्ट, आता है कमोडिटी वॉलेटिलिटी स्वैप। द अंडरलाइंग फैक्टर इज द वॉलेटिलिटी ऑफ द कमोडिटीज प्राइस। अगर वॉलेटिलिटी आपने एक्सपेक्ट करी थी 20%, पर वो हो गई 30%, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 10% हुआ, तो वो आपको जो है द if the volatility of the commodity price is higher than the expected level of volatility, in this case is the 10%, the volatility buyer, अगर कोई बायर होगा इसका तो उसको क्या होगा, 10% के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। सिमिलर स्वैप जो होता है वो वेरियंस के अंदर भी होता है, ठीक है। इंडेक्सेस में भी इक्वल वेट बना सकते हैं, या फिर वेट ऑन सम फैक्टर सच एज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑन द इंडिविजुअल कमोडिटी और द कमोडिटी सेक्टर। A production value weighted index will have the more exposure to energy than to the livestock or the softs, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अंदर मॉड्यूल 30.2 जो क्विज है इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, कमोडिटी का ये है, स्पॉट प्राइस 42 है, अगस्त में बैकवर्डेशन जो है वो चल रहा है, ठीक है। एंड इन्वेस्टर एस्टैब्लिश अ फुल्ली कोलेटरलाइज्ड लॉन्ग पोजीशन ऑन 1st of July 2021, ठीक है, जुलाई, ओके, and maintains the position for 1 year. The future curve on 1st of July 2022, next year जो है, is identical to the future curve on 2021, and the calendar spread, okay, calendar spread जो है did not change significantly to the during the year. The investor's total return on the position is most likely to equal, less than या फिर greater than। तो obvious सी बात है, इसके अंदर जो है ज्यादा जो है वो रिटर्न जो है कोलेटरल रिटर्न जो है वो कमा पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है, टोटल रिटर्न किससे बनता है हमारा, एक रोल रिटर्न से बनता है, एक कोलेटरल रिटर्न से बनता है, और एक और क्या नाम था, प्राइस रिटर्न से जो है वो बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा प्राइस रिटर्न तो कुछ है नहीं, क्योंकि स्पॉट प्राइस वही का वही रहा, पर जो रोल रिटर्न है वो क्या है, बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रोल रिटर्न पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है बैकवर्डेशन में थे, ठीक है। मार्केट बैकवर्डेशन में थे तो इसने इसको बेचा, इसको खरीदा, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट हुआ। फिर इसने इसको बेचा होगा, इसको खरीदा होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। तो इसका रोल रिटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गया होगा देन द कोलेटरल रिटर्न, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर एंटर्स इनटू अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द नेट पेमेंट विल वेरी डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज बेसिस स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप, या फिर एक्सेस रिटर्न स्वैप। तो इट्स बट ऑब्वियस दैट इज टोटल रिटर्न जो है उसके अंदर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आई होप पूरा ये जो है कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। सेकंड पे सी और बी, ठीक है। किसी को एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़नी है तो पढ़ सकता है। ये 30.1 की जो है एक्सप्लेनेशन है, 30.2 जो है इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रीडिंग नंबर 31 जो है नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है हम बनाएंगे। इसके टोटल पेजेस कितने हैं, 293 पेजेस हैं, उसमें से हम अभी 212 पर आ गए हैं एज ऑफ पीडीएफ में। तो आई डोंट थिंक ज्यादा पार्ट जो है इसके बनेंगे, 12-13 पेजेस अगर हम रोज करते जाएंगे तो कुछ जाएगा आराम से। तो अगर इफ इन केस किसी को डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं। लिंक्डइन पे कनेक्ट करना मत भूलना मुझसे। एंड एक चीज और है कि यार प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो यार,
बहुत मेहनत से वीडियो जो है वो बनाता हूँ, और आपके लिए भी रिविजन्स जो है मेरे हिसाब से हेल्पफुल रही होगी। मेरे को बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स जो है वो आते हैं, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट।